नमस्कार मित्रों, मैं आपका सहयोगी योगेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का सनराइज संस्थान द्वारा शुरू किए गए इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया भारतीय संविधान, भारतीय राजनीति की जो अभी तक 2 कक्षाएं मैंने ली हैं वो आपको अच्छे से समझ आई होंगी। अब हम बात करते हैं इसके तीसरे पॉइंट पर। भारतीय संविधान को मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया था कि हम बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे। क्रमबद्ध तरीके से पढ़ने के दौरान सबसे पहले हमने प्रस्तावना पढ़ी थी, उसके बाद हमने संविधान के भाग पढ़े। मैंने आपको संविधान के 22 भाग क्रमबद्ध तरीके से बता दिए थे, उन्हें जरूर याद कर लीजिए क्रमानुसार आप। उसके पश्चात हम भारतीय संविधान का पहला भाग, ये मेरा वीडियो संविधान के पहले भाग को लेकर के, संविधान का पहला भाग फर्स्ट, और पहले भाग में हमें पता है अनुच्छेद 1 से 4 तक है। पहले भाग में अनुच्छेद 1 से 4। हम पहले एक बार शॉर्ट में ये देख लेते हैं कि अनुच्छेद 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है। ध्यान दे, थोड़ा सा समझ करके पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है पॉलिटी। और मेरा गर्व कह लीजिए आप इसे, चाहे मेरा आत्मविश्वास कह लीजिए कि पॉलिटी पढ़ाने में मुझे बहुत अधिक अच्छा फील होता है और मुझे ये लगता है कि मैं सामने बैठे हुए विद्यार्थी को भारतीय राजनीति की समझ बहुत अच्छे तरीके से विकसित कर सकता हूं। आप बहुत इंटरेस्ट लेंगे, पॉलिटी को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, मेरा वादा है आपके साथ। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। हम बात कर रहे हैं अनुच्छेदों की। भाग फर्स्ट के 4 अनुच्छेद, अनुच्छेद 1, 2, 3, 4। इनमें क्या उल्लेख किया गया, पहले नॉर्मल इस पे चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का संघ होगा। इंग्लिश में इसके लिए लाइन लिखी गई है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। हम इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे, मैं अनुच्छेद को पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा अभी, लेकिन एक बार हम सिर्फ 4 अनुच्छेद। मेरा पढ़ाने का तरीका यही है, मैंने आपको कहा था कि हम रेखीय विधि से पढ़ेंगे, हम बिल्कुल क्रमानुसार चल रहे हैं। अब पहले अनुच्छेद में क्या है, दूसरे में क्या है, पहले एक बार शॉर्ट में देखते हैं, उसके बाद इसकी पूरा विवरण देखेंगे। भारत राज्यों का संघ होगा, अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2 ये कहता है कि संसद को नए राज्यों के प्रवेश व नए राज्यों की स्थापना, प्रवेश व स्थापना का अधिकार है। ध्यान देना, किसको? अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद भारत में नए राज्यों का प्रवेश कर सकती है, और नए राज्यों की स्थापना कर सकती है। हम समझेंगे इसको डिटेल से कि इसका तात्पर्य क्या हुआ। यानी कि भारत राज्यों का संघ है, तो भारत में अभी हमें पता है कि 28 राज्य है, उन राज्यों को मिलाकर के एक भारत संघ बनता है। अब बात है कि भारत में नए राज्य कैसे बनेंगे, तो संसद को नए राज्यों का प्रवेश करने और नए राज्यों की स्थापना करने का अधिकार है। यहाँ राज्यों के प्रवेश से तात्पर्य है दूसरे राज्य से, यानी कि दूसरे देश से किसी क्षेत्र को अर्जित कर लेना। जैसे मान लीजिए कि जैसे सिक्किम पहले हमारे देश का हिस्सा नहीं था, सिक्किम एक अलग राष्ट्र हुआ करता था, बाद में हमने उसे 1975 में उसे अपना हिस्सा बना लिया था, ठीक है। तो उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए कि आज भूटान है, भूटान हमारा हिस्सा नहीं है, आज नया राज्य, भारत का राज्य नहीं है, वो एक अलग देश है, पर हो सकता है भविष्य में भूटान हमारा राज्य बन जाए। तो वो राज्य कैसे बनेगा, कौन बनाएगा उसको? नए राज्य का प्रवेश कौन दिलाएगा? संसद दिलाएगी, भारत की संसद, जिसको लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के संसद का निर्माण होता है। तो वो जो संसद है वो नए राज्यों को प्रवेश दिलाएगी। कल हो सकता है कि भविष्य में भूटान हमारा एक नया राज्य बने। तीसरा पॉइंट, संसद को नए राज्य की स्थापना, राज्यों के नाम परिवर्तन, राज्यों की सीमा परिवर्तन, करने का अधिकार होगा। अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, डिटेल लिखेंगे हम, 4 अनुच्छेदों की फुल डिटेल देखेंगे। परिवर्तन करने का अधिकार है, ये बात लिखी गई है अनुच्छेद 3 में। अब यहां ध्यान देना, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर यहां भी संसद को नए राज्य की स्थापना करने की बात कह दी, यहां भी नए राज्यों की स्थापना करने की बात कह दी, तो 2 अनुच्छेद अलग अलग बनाने की क्या आवश्यकता थी?
क्या अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में राज्य की स्थापना, यहां भी राज्य की स्थापना, यहां भी राज्य की स्थापना, क्या कोई अंतर है इसमें? आप विचार करिए, मुझे बताइए। पहले मैं अनुच्छेद 4 बता देता हूं, बाद में मैं बताता हूं कि अनुच्छेद 2 और 3 में क्या डिफरेंस है। उसके बाद अब बात करते हैं एक बार अनुच्छेद 4 की। पहले आप ये ध्यान दीजिए, मैंने 2 में बताया कि नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना करने का अधिकार संसद को है। 3 में बताया कि संसद को नए राज्य की स्थापना, राज्यों के नाम परिवर्तन और सीमा परिवर्तन करने का अधिकार है। अब अनुच्छेद 4 ये कहता है कि अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 के तहत किया गया परिवर्तन अनुच्छेद 368, आप जानते हैं अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 368 संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया बताता है। अब ये देखिए, पहले समझिए क्या कह रहा है। अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 के तहत किया गया परिवर्तन अनुच्छेद 368 के प्रयोजन में संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इसकी एक बहुत बड़ी कहानी है साथियों, इसे भी हम समझेंगे। फिलहाल मैं नॉर्मल आपको बता देता हूं कि अनुच्छेद 4 का मतलब क्या हुआ। अनुच्छेद 4 ये कहना चाहता है कि नए राज्यों की स्थापना, नए राज्य का प्रवेश करना, राज्य की सीमा में परिवर्तन करना, नाम बदलना, ये सब जो है, इस सब के लिए कोई अनुच्छेद 368 के तहत आप संविधान संशोधन नहीं गिनेंगे। इसको आप अनुच्छेद 368 में, जैसे मान लीजिए कि अभी अगर हम भारतीय संविधान में कोई परिवर्तन करते हैं, जो आर्टिकल 368 के तहत परिवर्तन किया जाता है, तो उसे कोई ना कोई संविधान संशोधन की संज्ञा दी जाती है। जैसे मान लीजिए हमने जीएसटी ले आए, जीएसटी हमारे लागू हुआ, 101वां संविधान संशोधन गिना हमने। जीएसटी लागू हुआ तो उसके लिए कौन सा संविधान संशोधन गिना हमने? 101वां संविधान संशोधन जीएसटी के लिए। अब आप मुझे ये बताइए कि तेलंगाना राज्य की स्थापना हुई थी, तेलंगाना भारत का नया राज्य बना था, क्या उसके लिए कोई संविधान संशोधन गिना गया था? नहीं, उसके लिए कोई संविधान संशोधन नहीं होता है। यानी हम ये नहीं कह सकते कि 98वां, 99वां, 94वां, कोई इस प्रकार का कोई संविधान संशोधन का क्रम नहीं था। बस बिल्कुल, परंतु संविधान में संशोधन तो हुआ था कि हम ये कहते हैं कि भारत में एक नया राज्य बना था, तो संविधान में एक नए राज्य का नाम लिखा गया था कि तेलंगाना नया राज्य है, तो संविधान में संशोधन हुआ, लेकिन उसे गिना नहीं गया गया कि वो संविधान संशोधन है कोई। ऐसा किस कारण से हुआ? ऐसा अनुच्छेद 4 के कारण हुआ, क्योंकि अनुच्छेद 4 ये कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत यदि कोई परिवर्तन किया जाता है तो 368 के प्रयोजन में वो संविधान संशोधन नहीं गिना जाएगा। लेकिन इसके भी कुछ अपवाद है, कई बार ऐसा भी हुआ है कि नए राज्य की स्थापना हुई है और उसको कोई ना कोई संविधान संशोधन का क्रम दिया गया है, लेकिन वो एक अलग मैटर रहा है, उसका एक अलग बिंदु रहा है, अलग विषय रहा है, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम आपको ये चारों अनुच्छेद याद होने चाहिए, ध्यान दें। नंबर 1 भारत राज्यों का संघ होगा। नंबर 2 संसद को नए राज्यों के प्रवेश व स्थापना का अधिकार है। नंबर 3 संसद को नए राज्य की स्थापना, राज्यों के नाम परिवर्तन, राज्यों की सीमा परिवर्तन करने का अधिकार है, संसद करती है। जैसे आपने नाम परिवर्तन में उड़ीसा का नाम ओडिशा कर दिया गया है, आपने सुना है, ठीक है। इसी प्रकार से जो राज्य, जैसे आंध्र प्रदेश का नाम सीमांध्र करने का विचार है, तो ये जो चीजें हैं ये अनुच्छेद 3 के तहत संसद कर रही है। कौन कर रही है? संसद। अब मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि यहां भी सर संसद को नए राज्य की स्थापना का अधिकार लिख दिया आपने, और यहां भी संसद को नए राज्य की स्थापना का अधिकार लिख दिया, फिर फर्क क्या हुआ? दोनों जगह लिखने की क्या आवश्यकता थी? तो मित्रों ध्यान दें, अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्य की स्थापना का तात्पर्य होता है अर्जित राज्य को नए राज्य घोषित करना। अर्जित राज्य को मतलब देश की सेना ने कहीं चढ़ाई की, कहीं से जीत लिया किसी क्षेत्र को कुछ, या फिर कोई दूसरा क्षेत्र जो स्वतः ही हमारे अंदर मिलना चाहता है, जो हमने किसी दूसरे देश से, दूसरे देश की सीमा से हमने अर्जित किया है, उस राज्य की स्थापना, उस राज्य को भारत में मिलाना, ये तो होता है अनुच्छेद 2 के तहत। और भारत के ही किसी राज्य में से नए राज्य को बना देना, वो होता है अनुच्छेद 3 के तहत। समझ में आई बात आपको? कि भारत के ही किसी राज्य को 2 टुकड़े कर देना और नए राज्य की स्थापना कर देना, वो नए राज्य की स्थापना अनुच्छेद 3 के तहत मान्य होती है। जैसे तेलंगाना जो राज्य बना वो अनुच्छेद 3 के तहत बना, नए राज्य की स्थापना जो हुई।
और संसद को नए राज्य की स्थापना अनुच्छेद 2 के तहत जो है वो जो होती है वो नए राज्य का तात्पर्य यहाँ किसी दूसरे देश से अर्जित क्षेत्र से लिया जाता है। जैसे सिक्किम है, सिक्किम नए राज्य की स्थापना ऐसा नहीं था कि कोई भारत के हिस्से को तोड़ करके, नए क्षेत्र को हमने शामिल किया था। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चारों अनुच्छेदों का सामान्य विवरण समझ में आ गया होगा। अब हम एक एक अनुच्छेद को डिटेल से देखते हैं कि अनुच्छेद 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है। उतार लीजिए पहले आप इसे। अब हम चर्चा करेंगे पहले अनुच्छेद को लेकर के। अनुच्छेद 1 क्या कहता है, मैं स्पष्ट बता देता हूं, मेरे वीडियो को एंटरटेन के लिए नहीं है, सिर्फ वही विद्यार्थी देख सकता है जिसमें पढ़ने की लालसा है, जो पढ़ना चाहता है और उसे वो विषय को टाइम दे सकता है, वही विद्यार्थी पढ़ सकता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 1 में क्या लिखा गया है, भारत राज्यों का संघ है। अब बात करते हैं पहले अनुच्छेद की डिटेल से। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1 सबसे पहले देखिए क्या लिखा गया इसमें। पहली इंग्लिश की एक लाइन है उसको देखते हैं। इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत shall be union of state, shall be union of state। यूनियन ऑफ स्टेट्स बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है ये। क्या लिखा गया, इंडिया जो कि भारत है वो क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है। हिंदी में लिखें तो भारत राज्यों का अविनाशी संघ है। भारत राज्यों का अविनाशी, या मैं सीधा लिख देता हूं, भारत राज्यों का संघ है, अविनाशी संघ है। ये तो हम डिटेल में समझेंगे इसके। भारत राज्यों का संघ है। अब इसके कुछ नोट पढ़ते हैं हम, इसको विस्तार से पढ़ते हैं। अगर विस्तार से पढ़ना है तो कुछ पॉइंट है इसके जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। नोट लगा करके लिखते जाइए आप, और एक एक नोट पूरी कहानी को क्लियर करता जाएगा आपकी। इसका तात्पर्य क्या हुआ, इसका तात्पर्य हुआ कि भारतीय संविधान में हमारे देश के लिए केवल 2 संबोधन है, 2 ही नाम है हमारे देश के लिए। हमारे देश के लिए 2 संबोधन है। क्या है, एक तो हमारे देश को कहा गया है इंडिया, और अगर इसे हिंदी में बोलें तो भारत। ध्यान दें, हमारे देश का संविधान हमारे देश के लिए 2 ही नाम देता है, इंडिया और भारत। हिंदुस्तान हमारे देश का नाम नहीं है, लेकिन हाँ गर्व से कहो हम हिंदू है, हिंदुस्तानी हैं, ये हमारी एक धारणा है। संविधान जो है वो इसे मान्य नहीं करता है। भारतीय संविधान में हमारे देश के लिए 2 ही संबोधन है, इंडिया और भारत। अब बात करते हैं धूम्रतु। पॉलिटी के नोट्स आपके बहुत अच्छे तैयार हो जाएंगे, आप क्रमानुसार पढ़ते रहिए। भारत राज्यों का संघ है, इससे और क्या स्पष्ट होता है कि भारत संघ का निर्माण राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों से मिलकर हुआ है। अब बात यह आती है कि सर आप ये कह रहे हो कि भारत संघ का निर्माण राज्यों से और संघ राज्य क्षेत्रों से मिलकर हुआ है। यहां संघ राज्य क्षेत्र का तात्पर्य है यूटीज, यूनियन टेरिटरीज, यहां इसे कहते हैं हिंदी में, और केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज, संघ राज्य क्षेत्र। तो भारत का निर्माण राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों से मिलकर हुआ है। इसके पश्चात तीसरा पॉइंट,
भारत के किसी भी राज्य को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत के किसी भी राज्य को, किसी भी राज्य या राज्य क्षेत्र लिख देता हूं मैं पूरा, राज्य क्षेत्र को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। जिसको भारत ने अर्जित कर लिया, जो भारत में एक बार शामिल हो गया, वो अपनी मर्जी से भारत से अलग नहीं हो सकता, अलग होने का अधिकार नहीं है। इसका क्या तात्पर्य होगा? आपने सुना होगा स्वतंत्रता के बाद और इंदिरा गांधी के समय में भी खास तौर से खालिस्तान को लेकर के मांगे उठी थी कि खालिस्तान एक अलग देश बनाया जाए कुछ वर्गों के द्वारा, लेकिन उस मांग को स्वीकार नहीं किया गया, उसे दबाया गया। और भी बहुत से क्षेत्रों में, अभी दक्षिणी भारत के अंदर भी और पूर्वोत्तर के बहुत से राज्यों में बार बार मांग उठती रहती है अपनी स्वतंत्रता को लेकर के राज्यों के द्वारा, तो उन किसी भी इस प्रकार की मांग को स्वीकार नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि भारत राज्यों का अविनाशी संघ है। भारत के किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है, अधिकार नहीं है, अलग नहीं हो सकता, वो भारत में शामिल रहेगा। उसके पश्चात अगला पॉइंट, यहां देखो एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने ये लिखा कि सर भारत संघ का निर्माण राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों से मिलकर हुआ। ये राज्यों का नाम कहां लिखा हुआ है फिर, और संघ राज्य क्षेत्र कौन सा? या फिर आप ये भी प्रश्न है कि राज्य क्षेत्र से क्या तात्पर्य होगा सर? तो राज्य क्षेत्र के अंतर्गत मैं आपको बताता हूं, राज्य क्षेत्र के अंतर्गत तीन चीजें आती हैं, मैं यहां एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र क्या है? देखो राज्य क्षेत्र में तीन चीजें आती हैं। नंबर एक, भारत के राज्यों का क्षेत्र। जैसे राजस्थान है, राजस्थान के 33 जिलों का जो एरिया हो गया वो एक नंबर पॉइंट। दूसरा पॉइंट, केंद्र शासित प्रदेशों का क्षेत्र। जैसे दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, चंडीगढ़, दमन दीव, दादर नगर हवेली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, इनका जो भी एरिया है केंद्र शासित प्रदेशों का क्षेत्र, ये राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तीसरा पॉइंट, भारत द्वारा अर्जित राज्यों का क्षेत्र। भारत द्वारा अर्जित क्षेत्र, भारत द्वारा अर्जित क्षेत्र से तात्पर्य भारत द्वारा जीता गया क्षेत्र। तो ये जो तीनों क्षेत्र हैं, ये इन तीनों को मिलाकर के भारत का राज्य क्षेत्र कहा जाएगा। ये तीनों भारत के राज्य क्षेत्र में आते हैं। अभी हमने बात की राज्य क्षेत्र की, अब बात ये आती है कि ये राज्यों का क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेशों का क्षेत्र, भारत द्वारा अर्जित क्षेत्र, इनका उल्लेख कहाँ है सर? क्या अनुच्छेद 1 में भारत के राज्यों के नाम कहाँ लिखे हुए हैं कि भारत के राज्य है? जैसे नाम ले लीजिए आप भारत के राज्यों के, अभी जैसे पंजाब है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, ये जो भारत के राज्य हैं और जो भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके नामों का उल्लेख कहां पर है? इसके लिए आप एक नोट और डालिए। पहले आप इसे उतार लीजिए, उसके बाद मैं आगे नोट डलवाता हूं। चार नोट हो गए। नोट नंबर 5, हम बात कर रहे हैं कि भारत के राज्यों राज्य क्षेत्रों, संघ राज्य क्षेत्रों, संघ राज्य क्षेत्र समझ रहे हैं आप, केंद्र शासित प्रदेश, संघ राज्य क्षेत्रों का नामोल्लेख, नामों का उल्लेख अनुसूची 1 में किया गया है। संविधान की मैंने आपको बताया था 12 अनुसूचियां हैं, और जो अनुसूची 1 है, अनुसूची 1 में किया गया है। यहां भी एक महत्वपूर्ण बात है जो आपको नोट करनी चाहिए, इसके अंडर नोट है ये नोट। स्वतंत्रता के समय
वर्ष 1950, वर्ष 1950 के पश्चात अनुसूची एक में राज्यों की 4 श्रेणियां थी। राज्यों की 4 श्रेणियां थी। कौन कौन सी? श्रेणी ए, श्रेणी ब, श्रेणी श और श्रेणी द। ए श्रेणी में उस समय 10 राज्य थे। ब श्रेणी में उस समय 8 राज्य थे और स श्रेणी में उस समय 9 राज्य थे और द श्रेणी में 1 राज्य था। ये तो वो राज्य थे जो भारत के राज्य क्षेत्र में थे, भारत के थे, और 1 राज्य ये वो था द श्रेणी में जिसे अर्जित किया गया था। क्या आप मुझे बता सकते हैं 1950 में द श्रेणी में एक अर्जित राज्य कौन सा था? कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे कि उस समय अर्जित राज्य कौन सा था। हम बात कर रहे हैं कि भारत के राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नामों का उल्लेख अनुसूची 1 में है। 1950 के पश्चात अनुसूची 1 में राज्यों की 4 श्रेणियां बना थी उस समय। अब इसके बाद क्या हुआ आपको पता होगा, वर्ष 1956 में भारत में 7वां संविधान संशोधन होता है और 7वें संविधान संशोधन जो फजल अली आयोग की सिफारिश पर किया गया था, उसमें क्या किया गया, राज्यों की श्रेणियां समाप्त कर दी गई। बताता हूं मैं आपको, मैंने आपको संविधान के भाग में, जब मैंने आपको संविधान का भाग 7 पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बताया था वहां भी राज्यों की श्रेणियों के राज्यों का कुछ उल्लेख था, तो वहां से वो समाप्त कर दिया गया। तो राज्यों की 4 श्रेणियां थी। इसके नीचे आप नोट लगा करके लिखेंगे, मैं यहां लिख देता हूं आपको, इसके नीचे नोट लगा लेना आप, नोट। 7वें संविधान संशोधन, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। मैं संविधान संशोधन को सीए लिखूंगा, आप सीए का तात्पर्य चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, यहां पर आप सीए का तात्पर्य कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ध्यान दें। 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा राज्यों की श्रेणियां समाप्त कर दी गई। राज्यों की श्रेणियां समाप्त कर दी गई। ये हमारी चर्चा हुई संविधान के अनुच्छेद 1 पर। पूरा विस्तृत रूप में हमने संविधान का अनुच्छेद 1 देखा कि भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का अविनाशी संघ है, भारत में किसी भी राज्य को राज्य से अलग होने का अधिकार, देश से अलग होने का अधिकार नहीं है, और भारत में जो राज्य क्षेत्र है, राज्य क्षेत्र के अंतर्गत 3 चीजें आती हैं, एक तो भारत के राज्यों का जो क्षेत्र हो गया वो, और केंद्र शासित प्रदेशों का क्षेत्र वो, और तीसरा अर्जित राज्य का क्षेत्र आ गया ये। अब ये राज्यों के नामों का उल्लेख संविधान की अनुसूची 1 में किया गया है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के नामों का उल्लेख 1950 में क्या किया गया था, राज्यों की श्रेणियां डिसाइड की गई थी। 4 श्रेणियां हुआ करती थी, ए, ब, स, द, और यहाँ पर ए श्रेणी में 10, ब श्रेणी में 8, स श्रेणी में 9 और द श्रेणी में 1 राज्य था। यहाँ मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि द श्रेणी में जो एक अर्जित राज्य था, ये तो भारत के राज्यों को बांटा गया था ए, ब, स श्रेणी में, और द श्रेणी में अर्जित राज्य को रखा गया था, तो वो अर्जित राज्य कौन सा था आपको बताना है। दूसरा एक प्रश्न और मैं आपसे कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर चाहूंगा कि उस समय राजस्थान कौन सी श्रेणी का राज्य था। प्रारंभ में 1950 के बाद जब श्रेणियां निर्धारित की गई थी, राजस्थान कौन सी श्रेणी का राज्य था। उसके पश्चात मैंने आपको बताया कि 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा राज्यों की श्रेणियां क्या कर दी गई, समाप्त कर दी गई। ठीक है, अब बात करेंगे अनुच्छेद 2 पे। एक नोट और लगा लें आप कि वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज, 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में भारत में हैं। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं अनुच्छेद 2 की। अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 1 हमने विस्तृत पढ़ लिया है, अनुच्छेद 2 पे बात करते हैं। इसके तहत क्या किया गया है, इसके तहत संसद को
दो प्रकार की शक्तियां दी गई हैं, दो प्रकार की शक्तियां प्राप्त है। ध्यान दें, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये बात, समझेंगे आप इसको आराम से। अगर आप इसे आराम से समझेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से पॉइंट भी समझ में आएगा और सारा बेसिक क्लियर होगा। दो प्रकार की शक्तियां, कौन से दो प्रकार की शक्तियां? ध्यान दें, अनुच्छेद 2 संसद को दो शक्तियां दो। पहली, नए राज्य को संघ यानी भारत संघ में प्रवेश करवाने की शक्ति। नए राज्य को संघ में प्रवेश करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। दूसरी, नए राज्य की स्थापना, एस्टेब्लिश, नए राज्य की स्थापना करने की शक्ति, स्थापना करने की शक्ति। ये दो अलग अलग बातें होंगी, हम समझेंगे कि कैसे ये दो अलग अलग बातें कैसे सर। नए राज्यों को प्रवेश की शक्ति अलग बात होगी और स्थापना करने की शक्ति अलग बात होगी। ध्यान देना, मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 2 उन राज्य क्षेत्रों के लिए है जो हमारी सरकार के द्वारा अर्जित किए गए हैं, यानी जो वर्तमान में भारत में है उनके लिए नहीं है अनुच्छेद 2, उसके लिए अनुच्छेद 3 है। जो नए अर्जित किए गए, जो हमने किसी दूसरे देश से लिए हैं, किसी दूसरे देश को जीता है, वो क्षेत्रों के लिए ये चीज है। अब ये कब लागू होता है, इसके तहत कब कार्य होता है? ये सरकार, ये अर्जित किए गए क्षेत्रों हेतु है, क्षेत्रों पर लागू होगा। ध्यान दें, और ये उन क्षेत्रों के लिए है, उन क्षेत्रों हेतु है जिन्हें अर्जित किया जाना है, यानी जो भविष्य में कभी भारत का हिस्सा बनेंगे, अर्जित किया जाना है। अब आप कहेंगे कि सर बनेंगे का क्या मतलब है, कौन बनेगा, कब बनेगा, क्या पता? तो ये तो मुझे भी नहीं पता और ये सरकार को भी नहीं पता, पर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इन दोनों में अंतर क्या हुआ? देखें, एक तो जैसे आज बात करें, सिक्किम को जब 1975 में शामिल किया गया था तो उसे एक राज्य का दर्जा दिया गया। इससे पहले 34वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत का एक अंग बना लिया गया था। अब वो भारत का राज्य है, भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, क्या है, ये डिसाइड नहीं था। ये जो बात है ये लागू होती है कि भारत का अंग बनाना। अब अंग में किस कैटेगरी में लेकर के जाना ये डिसाइड नहीं हुआ, और ये उस क्षेत्र की कैटेगरी डिसाइड कर देता है कि वो भारत में शामिल होने के बाद, ये इसका मतलब ये हुआ भारत में शामिल होना एक प्रकार से। इसमें इसका अर्थ हुआ ये कब किया जाता है, ये संसद भारत में किसी क्षेत्र को शामिल करना। भारत में किसी क्षेत्र को शामिल करना यानी कि भारत का कर लेना, उसको बना लेना, लेकिन कैटेगरी क्या है उसकी? शामिल किए गए क्षेत्र को, शामिल किए गए क्षेत्र को श्रेणी देना, एक वैल्यू देना, उसको श्रेणी देने का तात्पर्य है कि उसे राज्य बना रहे हो आप या उसे आप केंद्र शासित प्रदेश बना रहे हो, ये चीजें। बेसिक लेवल पर आप इतनी बात समझ लीजिए कि अनुच्छेद 2 उन राज्यों के लिए है, उन राज्यों के नाम निर्धारण के लिए है, उन राज्यों की सीमा निर्धारण के लिए है जो भारत सरकार द्वारा अर्जित किए गए हैं। अनुच्छेद 3 उन राज्य क्षेत्रों के लिए है जो भारत सरकार के ही हैं, भारत में ही हैं, और बाद में उनको नया बनाया गया या अलग किया गया, ये चीजें अलग अलग होगी। तो उम्मीद करता हूं ये समझ गए होंगे। उसके पश्चात बात करते हैं अनुच्छेद 3 की, इसे नोट कर लीजिए। अब बात करेंगे अनुच्छेद 3 की। अनुच्छेद 3, इसके तहत संसद को, देखो अनुच्छेद 3 प्रकार की शक्तियां, 3 प्रकार की शक्तियां प्राप्त है।
देखो ये मेरा बनाया हुआ है, दो शक्तियां, तीन शक्तियां, संविधान में भी इसी प्रकार से उल्लेख है। हम इसको डिटेल से देखेंगे, 3 प्रकार की शक्तियां। अब अनुच्छेद 3 संसद को कौन सी 3 शक्तियां देता है? देखिए, सबसे पहले नए राज्य की स्थापना, नए राज्य की स्थापना करने की शक्ति, नए राज्य की स्थापना करने की शक्ति। नंबर 2, राज्य की सीमा परिवर्तन करने की शक्ति, सीमा परिवर्तन करने की शक्ति। और नंबर 3, ये रेखीय विधि है, आप क्रमानुसार इसको पढ़ते जाएंगे तो याद होता जाएगा। तीसरा, राज्य के नाम परिवर्तन करने की शक्ति। ये 3 प्रकार की शक्ति है साथियों। अब ध्यान देना सर, आपने पहले भी कहा था नए राज्य की स्थापना करने की शक्ति, और यहां भी बोल रहे हैं नए राज्य की स्थापना करने की शक्ति, दोनों में डिफरेंस है, ध्यान दें। वहां मैंने कहा था कि वहां नए राज्य की स्थापना से तात्पर्य है भारत सरकार द्वारा अर्जित किया गया राज्य, नया दूसरे देश से हमने जीता हो क्षेत्र। और यहाँ नए राज्य की स्थापना का तात्पर्य है जो पहले से ही भारत का क्षेत्र है, भारत का राज्य क्षेत्र है। यहाँ क्या से होगा, देखो इसमें क्या होता है, यहाँ नोट लगा के लिखेंगे, नोट नए राज्य की स्थापना से तात्पर्य पहले से भारत के राज्य क्षेत्र में विद्यमान, भारत के राज्य क्षेत्र में विद्यमान। नंबर 1, राज्यों को मिलाकर के, जैसे 2 राज्यों को मिलाकर के एक राज्य बना दिया गया, मिलाकर के। नंबर 2, राज्य से किसी क्षेत्र को अलग करके, किसी क्षेत्र को अलग करके, जैसे 1 नवंबर सन 2000 को हमें पता है कि मध्य प्रदेश से अलग होकर के छत्तीसगढ़ नया राज्य बना था, तो राज्य से किसी क्षेत्र को अलग कर दिया गया, बड़ा राज्य था उसको छोटा कर दिया गया। और क्या किया जा सकता है, 2 राज्यों से अलग अलग क्षेत्र लेकर, 2 राज्यों का हिस्सा लेकर के एक राज्य बना देना। इस प्रकार से क्या किया जाता है, नए राज्य की स्थापना जो पहले से भारत में विद्यमान है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता सकता हूं, आप एक नोट और लगा लीजिए, नोट 2 जून 2014, अभी हाल ही का उदाहरण है। 2 जून 2014 को क्या हुआ था, तेलंगाना राज्य की स्थापना। और भी बहुत से उदाहरण हैं, पर अभी मैं जो लेटेस्ट उदाहरण है इसके संबंध का, स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य की जो स्थापना हुई थी वो अनुच्छेद 3 के तहत हुई थी, ध्यान रखना, समझ में आ रहा होगा आपको। अब बात करते हैं राज्य की सीमा परिवर्तन करने की जो बात आती है, ये भी किसको अधिकार है, संसद को। ये तीनों अधिकार किसको है, संसद को। सीमा परिवर्तन से संबंधित बात करें तो सीमा का परिवर्तन, जैसे मान लीजिए, जैसे हम जानते हैं राजस्थान का एकीकरण पड़ा होगा, सिरोही पूर्व में, यानी पहले गुजरात राज्य का हिस्सा था, गुजरात राज्य का हिस्सा था। लेकिन क्या हुआ, राज्य की सीमा में परिवर्तन कर दिया, हिस्सा था, जिसे बाद में
राजस्थान में मिलाया गया। हालांकि इसके पीछे जो भी रीजन रहे हो आपको पता होगा, सिरोही के गांधी इधर गोकुल भाई भट्ट के बारे में, उनकी वजह से सिरोही राजस्थान में शामिल किया गया, राजस्थान में शामिल हुआ था। अब बात करते हैं राज्यों के नाम परिवर्तन की शक्ति, ये भी अनुच्छेद 3 में है। नाम परिवर्तन से क्या तात्पर्य है, इसके नीचे भी आप नोट लगा के लिख सकते हैं। नाम परिवर्तन उदाहरण है, जैसे 2006 में एक अधिनियम आया था। 2006 में क्या किया गया था, पहले नाम था पांडिचेरी। पांडिचेरी, आप जानते हैं पांडिचेरी का नाम बदल करके अब क्या कर दिया गया है, पुडुचेरी। ये नाम में परिवर्तन का उदाहरण है। वर्ष 2011 में क्या किया गया, 2011 में राज्य का नाम था पहले उड़ीसा, बाद में नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया, ओडिशा। तो ये जो इस प्रकार के परिवर्तन है, नए राज्य की स्थापना करना, राज्य की सीमा में परिवर्तन करना, राज्य के नाम में परिवर्तन करना, ये अनुच्छेद 3 के तहत संसद को इस प्रकार का कार्य करने का अधिकार है। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 4 के ऊपर, इसे नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं अनुच्छेद 4 पर। बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान दें। अनुच्छेद 4 क्या लिखा गया, थोड़ी सी भाषा डिफिकल्ट है, लेकिन आप अगर मेरे साथ अच्छे से समझेंगे, थोड़ा सा व्यवहारिक तरीके से याद करेंगे तो ये याद रह जाएंगे। अनुच्छेद 4 क्या कहता है, इसके तहत उल्लेख है कि अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 के तहत किया गया परिवर्तन 2 व 3 के तहत परिवर्तन संसद साधारण बहुमत से करेगी। संसद साधारण बहुमत से करेगी, यानी कि किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है, नए राज्य का गठन करना है, इसके लिए क्या चाहिए होगा, संसद का साधारण बहुमत। अब ये साधारण बहुमत क्या होता है, इस पे मैं आगे चर्चा करूंगा। संसद साधारण बहुमत से करेगी, यानी एक आसान तरीका है परिवर्तन करने का, साधारण बहुमत से करेगी। ठीक है, नंबर 1 बात, अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो भी परिवर्तन हो रहे हैं वो संसद के द्वारा किए जाएंगे, और संसद कैसे करेगी उन परिवर्तनों को, साधारण बहुमत से। अच्छा, यहां मैं आपको बता देता हूं, संसद के द्वारा जो संविधान में परिवर्तन किए जाते हैं वो 3 प्रकार से किए जाते हैं। एक तो साधारण बहुमत से, एक विशेष बहुमत से, और एक विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य विधान मंडलों की स्वीकृति। ये तीनों क्या होता है, इस पे हम अलग चर्चा करेंगे। अभी यहां इतना ही समझिए कि ये जो परिवर्तन होंगे संसद के द्वारा होंगे और साधारण बहुमत से होंगे। दूसरी बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, 1 नंबर बात तो कि साधारण बहुमत से होंगे, दूसरी इस प्रकार किया गया परिवर्तन अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। संशोधन नहीं माना जाएगा। देखो यहां इस बात को समझना होगा, हमें क्या कहना चाहता है। संविधान निर्माताओं की क्या मंशा थी कि आप किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर रहे हैं, नए राज्य का गठन कर रहे हैं, किसी नए राज्य को अर्जित कर रहे हैं, तो इसके लिए संसद का साधारण बहुमत चाहिए होगा। और आप इसको ये मत गिनाओ कि हमने इस संविधान संशोधन के द्वारा हमारा नया राज्य बना लिया, इस संविधान संशोधन के द्वारा हमने किसी एरिया को ले लिया, किसी को दे दिया। ये जो चीजें हैं ये आप इसे गिनाओ मत, इसे संविधान संशोधन में शामिल मत करो। जैसे संविधान में संशोधन होते हैं ना, पहला संविधान संशोधन 10वां, 103, 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं जो अब तक,
तो आप इसे इसमें काउंट मत करवाइए, आप परिवर्तन कर दीजिए, इसे संविधान संशोधन नहीं गिना जाएगा। ये बात लिख दी गई है अनुच्छेद 4 में कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो परिवर्तन होगा, अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो परिवर्तन होगा, जो भी नए राज्य का गठन किया जाएगा, राज्य का नाम बदला जाएगा, उसे कोई संविधान संशोधन नहीं गिना जाएगा। जैसे आपको पता होगा कि तेलंगाना राज्य का जो गठन हुआ था 2 जून 2014 को, उस राज्य के लिए, उसके गठन के लिए कोई संविधान संशोधन नहीं किया गया था। अगर आपको पता हो तो कोई संविधान संशोधन याद होगा आपको कि किसी प्रकार का कोई संविधान में संशोधन मान्य नहीं, गिना नहीं गया। हालांकि संविधान में संशोधन हुआ पर उसे गिना नहीं जाएगा। समझ रहे होंगे आप मेरी बात। अब ध्यान देना, तीन ऐसी बातें हैं जो संविधान में साधारण बहुमत से परिवर्तित होती हैं और उन्हें संविधान संशोधन नहीं गिना जाता। ऐसी 3 बातें हैं जो संविधान में परिवर्तन करती हैं और उन्हें संविधान संशोधन नहीं गिना जाता। वो 3 बातें कौन सी है? एक तो अनुच्छेद 4 में इसका उल्लेख है कि नए राज्य के गठन का और इन चीजों का जो है संविधान संशोधन नहीं गिना जाएगा इनको। नंबर 2, एक अनुच्छेद 169 में इसका उल्लेख है। 169 में क्या लिखा गया आप जानते हैं? इसके तहत क्या है? राज्य विधान परिषद का गठन व विघटन कि किसी राज्य में विधान परिषद बनती है और वापस टूटती है तो उसे आप कोई संविधान संशोधन नहीं गिनोगे। हालांकि संविधान में परिवर्तन होगा कि इस राज्य में नई विधान परिषद बन गई है, अब नहीं है, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये आप संविधान संशोधन नहीं गिनोगे। और एक है अनुच्छेद 239 के, इसमें केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष रूप से पुडुचेरी के अंदर विधानसभा के गठन के संबंध में बात कही गई है। मैं यहां पर सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूं आपको कि अनुच्छेद 4 ये कहता है कि 2 और 3 में परिवर्तन साधारण बहुमत से होंगे और इन्हें अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है और ये 3 ऐसी चीजें हैं जो परिवर्तन, इन तीनों अनुच्छेदों में यदि कोई परिवर्तन होता है तो उसे संविधान संशोधन नहीं गिना जाता। यहां बढ़िया प्रश्न बनता है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत किया गया परिवर्तन संविधान संशोधन माना जाएगा? अब ये 3 अनुच्छेद हैं, इनमें किया गया परिवर्तन संविधान संशोधन नहीं माना जाता। बाकी कोई भी एक ऑप्शन देकर के कह सकता है कि यह उत्तर हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? अब यहां एक बात आई, आप समझा होगा आपने कि ठीक है, साधारण बहुमत से हमने नए राज्य का गठन कर लिया, नए राज्य की सीमा में परिवर्तन कर लिया, जो भी है ये सारा कार्य हो गया। एक विवाद हुआ बेरुबारी प्रकरण, अगर आपको पता होता इसे उतारिए, मैं आपको थोड़ा सा बेरुबारी प्रकरण के बारे में बताता हूं। बेरुबारी प्रकरण 1960, क्या था विवाद? पहले आपको याद होगा कि ये वाला जो हिस्सा था और ये वाला हिस्सा भारत का, ये भी पाकिस्तान निर्धारित किया गया था 1947 में और ये वाला भी हिस्सा पाकिस्तान निर्धारित किया गया था 1947 में, जिसे आज आप बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। ये भी पाकिस्तान था। और जब ये सीमा का निर्धारण हुआ था तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल के अंदर एक एरिया था जिसका नाम था बेरुबारी, एक क्षेत्र था जिसका नाम था बेरुबारी। ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद ये भारत में ही रह गया, भारत का हिस्सा बना रहा है ये। और जो यहाँ पर निवास करने वाली जनता थी वो ज़्यादा मुस्लिम बाहुल्य थी और वो इधर पूर्वी पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, ये बेरुबारी क्षेत्र। तो ये इसमें मिलना चाहती थी। उस समय नेहरू सरकार थी और नेहरू सरकार ने क्या किया, इस क्षेत्र को पाकिस्तान को देने का निर्णय कर लिया कि ये एरिया मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और इसको हम रख करके क्या करेंगे, इसे पाकिस्तान को दे दिया जाए। तो संसद में एक साधारण बहुमत किया गया, संसद में साधारण बहुमत से एक प्रस्ताव पारित किया गया और ये एरिया जो है वो पाकिस्तान को देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। तब विपक्षी पार्टियों के द्वारा ये आवाज उठाई गई कि ऐसे कैसे आप किसी भी भारतीय क्षेत्र को किसी दूसरे राज्य को आप कैसे दे देंगे। फिर एक प्रश्न ये आया संसद के सामने, यहाँ उस समय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न आया कि क्या ये तो ठीक है कि हम किसी दूसरे क्षेत्र से, किसी दूसरे देश से, किसी दूसरे राज्य क्षेत्र से कोई एरिया हमारे भारत में तो शामिल कर सकते हैं, लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि हमारा क्षेत्र जो है
जो हमारा एरिया है, क्या हम किसी दूसरे देश को साधारण बहुमत से दे देंगे? ध्यान दें, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये ठीक है कि हम किसी दूसरे देश का एरिया हमारे देश में शामिल करने के लिए साधारण बहुमत है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या हमारा देश का हिस्सा हम किसी दूसरे देश को साधारण बहुमत से दे देंगे क्या? ये प्रकरण आया कब? बेरूबारी विवाद 1960 में। बेरूबारी प्रकरण 1960, बेरूबारी विवाद हुआ 1960 में। तब सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल हम किसी दूसरे देश से एरिया ले तो साधारण बहुमत से सकते हैं हम, लेकिन हमारे देश का क्षेत्र किसी दूसरे देश को साधारण बहुमत से दे नहीं सकते हम। इसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। इसके लिए संविधान में संशोधन करना ही पड़ेगा आपको। इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा और वो संविधान संशोधन मान्य भी होगा। तब क्या किया गया? 9वां संविधान संशोधन हुआ। बेरूबारी प्रकरण था, 9वां संविधान संशोधन 1960 के द्वारा, 9वें संविधान संशोधन 1960 के द्वारा बेरूबारी क्षेत्र, पश्चिमी पाकिस्तान कह दीजिए या उस समय का पाकिस्तान ही था, पाक को दिया गया। इसके अतिरिक्त आपको और भी पता होगा, इसके अतिरिक्त 100वां संविधान संशोधन हुआ। 100वां संविधान संशोधन 2015, याद होगा आपको। इसके तहत भारत का कुछ हिस्सा, कुछ गांव जो थे बांग्लादेश को दिए गए। बांग्लादेश को, बांग्लादेश से सीमा विवाद समाप्त करने के लिए किया था हमने। शेख हसीना उस समय, और आप भी, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है, दिया गया। तो ये था मित्रों संविधान का अनुच्छेद 1, 2, 3 और 4। रिपीट कर देता हूं। अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ है और भारत का निर्माण जो है वो भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर के हुआ है। अनुच्छेद 2 भारत में नए राज्यों की स्थापना करना और भारत में नए राज्य का प्रवेश। अनुच्छेद 3 बातें थी, भारत में नए राज्य की स्थापना करना, राज्य की सीमा में परिवर्तन करना, राज्य के नाम में परिवर्तन करना। और अनुच्छेद 4 ये कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किया गया परिवर्तन अनुच्छेद 368 के प्रयोजन में संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे संविधान के अगले भाग की, भाग 2 में। जय हिंद, जय भारत।